थर्मोडायनेमिक्स में कल की क्लासेस में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सारा डेफिनेशंस वगैरह लर्न करा दिए थे आप लोगों को। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वगैरह हो गई थी हमारी कंप्लीटेड। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट था कि इसके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे आपके पास आइसोकोरिक, आइसोबैरिक है ना, आइसोथर्मल, सारे प्रोसेस क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? थोड़ा आगे चलेंगे और एडवांस जेई नीट का एडवांस देखेंगे, ठीक है। और इसके एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके लेवल पे हमें सारी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो थोड़ा एक बार रिवीजन ले लेते हैं। पहला कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा कौन सा था? आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड कौन सा था? आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ कौन सा था? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और पांचवा हमें पढ़ना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। यदि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आइसोथर्मल में क्या होती है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि दैट इज की आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होती है? एनआरटी होती है ना, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? इनवर्स रिलेशन चलेगी, है ना। इनवर्स रिलेशन यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयज लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, एंड यू विल राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब सेकेंड प्रोसेस दैट वन इज द आइसोकोहरिक। आइसोकोहरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, कोहरिक मतलब वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोहरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो सो यहाँ पे देखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सो यहाँ से लिख सकते हो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इसके ग्राफ भी मैंने कल बता दिए थे। एंड द थर्ड वन आइसोबैरिक, बार इज द यूनिट ऑफ व्हाट? प्रेशर, ठीक है। तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने कल बता दिया था। ग्राफ दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ के बेसिस की इसकी सारा हिस्ट्री मैंने समझा दिया था, एटोमिसिटी वगैरह बता दिया था। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने बोला था जहां पे हीट लॉस और गेन नहीं होती है, मतलब क्यू क्या है यहाँ पे? जीरो, नो लॉस नो गेन, ठीक है। तो सो एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी के पावर गामा, गामा क्या होती थी? गामा क्या होती थी? एटोमिसिटी। और एटोमिसिटी निकालना सिखा दिया था मैंने ना, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होती है? अच्छा, एक होती है। और डाई की? ठीक है। ट्राई एटॉमिक लीनियर? 7, 7 होगी? 6। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर? 7, ठीक है। और फॉर्मूला बताया था गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f या f/2, ठीक है। तो you can find easily the atomicity of particulars that is the gas and can use in this formula, okay। तो adiabatic process pv के पावर गामा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो यू कैन से p1 v1 के पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 के पावर गामा। मैंने आपको ये चीज बताया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने सारे फार्मूला को भी मैंने आपको ड्राइव करके समझाया था और बताया था कि इसके अलावा भी फार्मूला ड्राइव हो सकते हैं, ठीक है। टीपी के टर्म में, पीटी के टर्म में, और सारा चीज मैंने ड्राइव आपको क्लास में करवा दिया था, ठीक है। तो सो ये सारे प्रोसेस के ग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस साल का नीट का पेपर उठा के देख लो, ग्राफ के क्वेश्चन थे ना, ठीक है। और उस ग्राफ में क्वेश्चन किसके थे पता है?
P और T का ग्राफ था, P और 1/T का ग्राफ किस में से आएगा? इसमें, इस वाले में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, यदि मैं मान लूँ आइसोथर्मल प्रोसेसेस है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसी बननी चाहिए? इनवर्स रिलेशन, पैराबोलिक, है ना। एंड यदि मैं इसको 1/V के फॉर्म में बनाऊं, प्रेशर और 1/ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमेशा कीप इन माइंड कि जब भी आप एक ग्राफ बनाते हो तो देखना कि उसकी स्लोप क्या आएगी। tan थीटा के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड आइदर द ग्राफ इज व्हाट, ठीक है। तो स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पेपर में इस साल नीट में क्वेश्चन आने की संभावना आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस से है, ठीक है, क्योंकि इसके कंबाइंड ग्राफ होने वाले। अभी मैं वो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब लिखो कंबाइंड ग्राफ फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो कंबाइंड ग्राफ आप देखेंगे अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कंप्रेशन और एक्सपेंशन मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था ना। अभी देखना ग्राफिकल इसका जो कॉन्सेप्ट होगा कितना इंपॉर्टेंट होगा देखना, ठीक है। तो आप लिखो, हेडिंग बनाओ, कंबाइन ग्राफ फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। कंबाइन ग्राफ, यू नो डेट वेरी वेल कि सर अभी मैंने सब प्रोसेस पढ़ लिया है एक्सेप्ट वन, दैट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बाकी सारे हमें आता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका पीवी ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। यदि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको नहीं आता है ना, तो नीट में एक क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करके आओगे। पिछले साल का भी क्वेश्चन उठा के देख लो, जितने भी पिछले साल में, उसमें कंबाइंड ग्राफ के भी क्वेश्चन आ रखे हैं, उठा के देख लेना जाके। तो कंबाइंड ग्राफ कैसे बनाना है पीवी का, वो आइसोथर्मल है, आइसोकोहरिक है। तो हमारे पास कंडीशन दो बनेगी, गैस या तो एक्सपेंड होती है या तो हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो एक्सपेंशन का केस क्या है और कंप्रेशन का केस क्या है, वो दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम बताने वाले हैं एक्सपेंशन, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंप्रेशन, ठीक है। तो हेडिंग फर्स्ट वन, कंप्रेशन, ठीक है। पी भी ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहला टर्म है दैट वन इज द आइसोबैरिक, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज द आइसोबैरिक। देखो किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट कर दो, यहाँ पे इंडिकेट आपने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेट के बाद आपको आइसोबैरिक प्रोसेस बनाना है जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। तभी तो क्या होगी, प्रेशर क्या होगी, दैट इज द कांस्टेंट होगी। तो इस पॉइंट पे बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। दिस वन इज व्हाट, प्रेशर इज कांस्टेंट। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है ना। हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो दिस वन इज व्हाट, आइसोबैरिक। यहाँ पे इस टर्म पे मैंने क्या दिखाया था आपको, प्रेशर। तो दिस वन इज द आइसोबैरिक। आइसोकोहरिक में ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन किसके, या पैरेलल टू द प्रेशर, या यहां से देखो दिस वन इज व्हाट, ये जो आप देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ यहाँ पे। दिस वन इज द आइसोकोरिक। अब मेन दिक्कत आती है इसका आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में।
मुझे एक चीज बताओ, कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन पे टेम्परेचर बढ़ती है या घटती है? हाँ, इंक्रीज करती है। किसी भी गैस को हाई प्रेशर पे आप कंप्रेस करते हो तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ बनाओ दिस वन, तो यहां पे आइसोथर्मल और यहां पे क्या होगा, एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल हमेशा एडियाबैटिक से ऊपर होगा, और जब इसका एक्सपेंशन बनाओगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और आइसोथर्मल विल बी द पीछे। तो हमेशा याद रखना, जब भी ग्राफ हो, या कंप्रेशन का हो या एक्सपेंशन का, बना लो, आप लोग खुद बनाओ। इसका एक्सपेंशन कैसे बनाओ, फटाफट से जल्दी बनाओ, खुद से भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हो गई? हमने क्या बताया था, एक्सपेंशन का, सॉरी कंप्रेशन, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन लिखो, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, दिस वन इज द प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रही है ना, तो एक्सपेंशन हो रही है ना। चलो हो गया, इसका उल्टा कर लेना, कंप्रेशन का ये उल्टा कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो, अब ये सब चीज़ तो छोटी मोटी थी, अब मैं तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ पे कैसे जाते हैं। ठीक है, यदि मैं पीटी ग्राफ दे दिया, पीवी ग्राफ आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो कैसे ड्रॉ करोगे आप? पीवी ग्राफ मैंने दे दिया, और पीटी ग्राफ आपसे मैंने बोला कि आप बताओ इसके पीटी ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले कुछ डिफिनीशंस राइट डाउन कर लो। फर्स्ट वन, द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिखो। रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? अच्छा, ऐसे ऐसे हो जाती है सीधे यही? अच्छा, रिवर्स होता है, गाड़ी आगे गई फॉरवर्ड और पीछे कर दिया तो बैकवर्ड, है ना? अच्छा, क्या क्या? पानी को जमाना और वापस, अच्छा पानी को जमाना, फिर पानी को बर्फ बना के फिर पानी बना देना, इसको बोलते हैं। हाँ, ऐसे होता है। देखो, जब भी हमेशा कीप इन माइंड कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हमेशा बिल्कुल ही एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए होती है। ऐसा टाइम इंटरवल में जो रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। जब आप इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पढ़ोगे ना इन द केमिस्ट्री, तो वहाँ और भी बिल्कुल क्लियरेंस मिलेगी कि वैसा रिएक्शंस जो आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी कर सकती है और बैकवर्ड रिएक्शन कर सकती है ना, फाइनाइट मतलब बिल्कुल ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में, बिल्कुल कम, उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल एंड द
इरिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है थोड़ी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफिनीशंस लिखो। रिवर्सिबल प्रोसेस लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें एडियाबैटिक का ऊपर था, आइसोथर्मल नीचे था, वो कौन सी प्रोसेस थी? एक्सपेंशन का था, जो मैंने अभी बताया था ना, वो एक्सपेंशन का, जिसमें एड दैट इज द एडियाबैटिक ऊपर है और दिस इज द आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, दिस वन इज द एक्सपेंशन। ठीक है, ये मैंने बोला था। ठीक है, तो सो दिस इज व्हाट, आप लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखो द रिवर्सिबल प्रोसेस is one which can which can reversed in such a way that all changes all changes occurring in direct process occurring in the direct process are
ठीक है। तो लॉजिकली याद रखो कि स्टीम इंजन, इसकी पहली बार डिस्कवरी जेम्स वाट ने किया था। स्टीम इंजन और हीट इंजन में क्या डिफरेंस है? उसमें भी तो हीट बेस्ड वर्क हो रही है। जो स्टीम निकलती है उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गर्म पानी और भाप है ना, वैसी का किसकी ज़्यादा गर्मी होती है, किससे ज़्यादा जलन होती है? भाप से। क्यों? अच्छा, डबल होती है उसके अंदर जो हीट कंटेंट यानी स्पेसिफिक हीट तुम देखोगे, पढ़ोगे हीट कैलोरीमेट्री चैप्टर्स के अंदर। पहले मुझे पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले वाले क्लासेस से लिया था। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट होता है। हाँ, थोड़ा ऐसा करना ना, आई जाके करवाना है ना। अरे कुछ मत करवाना, जाना ना, आइए तुम्हें बताता हूँ कैसे करवाना। घर पे जाना, आज संडे है, पावर बार में जाने का प्लान कर लेना तुम लोग, ठीक है? पावर बार में, ठीक है? और पर्व और बार में है ना, और वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा मतलब मेकअप भी करना पड़ेगा, तो आपको स्टीम वगैरह लेना पड़ता है ना, है ना? स्टीम 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 समझते हो ना? हाँ, फेस का जो हमारा पोर्स, हाँ पोर्स, और कोरोना में तो भर भर के लिए है ना, इसीलिए कोरोना में सबने भर भर के स्टीम लिए, इसलिए सब उजला हो गया है ना, और मैं मास्क बन के काला पड़ गया, ठीक है? तो लॉजिकली देखो, स्टीम से पोर ओपन होता है, आपके फेस का पोर ओपन, और जो सेबेसियस ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीशन होता है, उसके बाद स्किन बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन आज क्या करना है ना, पानी के अंदर ही मुंह डाल लेना थोड़ा सा ना, गर्म करके, है ना, मजा आएगा। अच्छा, जल जाएंगे। तो बेसिकली स्टीम विल बी हार्म मोर, याद रखना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैटेंट हीट ज़्यादा होता है, तो आपको हार्म ज़्यादा कॉज करता है ना। तो सो लॉजिकली आज हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट इंजन वर्क कैसे करती है, कहाँ से निकालती है और कहाँ से हीट को फेंकती है, हीट कहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे रूम है ना, ये रूम है, इस रूम में क्या लगा हुआ है? एसी लगा हुआ है ना। इस रूम का टेम्परेचर अभी कितना होगा? 20 डिग्री, 18, 20, 21, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। और बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? 27, 30, 35, यही टेम्परेचर होगा। आप गूगल भी करोगे तो ये आएगा 27, 30 के बीच में टेम्परेचर आएगा। रूम का टेम्परेचर 20 है, बाहर का टेम्परेचर आपका 27, 30 के करीब है। टेम्परेचर का डिफरेंस है ना। तो हीट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? पिछले क्लास में बताया था ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या हो रहा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी बाहर से गर्मी इस रूम में आ रही होगी, लेकिन इस रूम का टेम्परेचर कौन बेचारा मेंटेन करके रख रखा है? एसी। अल्टरनेटिंग करेंट, अच्छा, एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर या एयर कंडीशन? अच्छा, एयर कंडीशन, बाल वाला कंडीशनर लगाने है ना। चलो, तो एयर कंडीशनर एक्ट एज कि यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का कम करके, नॉर्मलाइज करके, जो आप चाह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग वो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो सो लिखिए, हीट इंजन के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हीट इंजन होता क्या, और हीट इंजन में ही आप लिखेंगे हीट पंप, और इसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जो पीछे गोल का जो लगा हुआ था ना, ये वाला गोल वाला सा, है ना, उसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीट पंप। लॉजिक क्लियर है? अब इसको अच्छे से देखते हैं कि फ्रिज या आप जो कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर और हीट पंप काम कैसे करता है। वो कितना एनर्जी निकालेगा इस रूम से और कितना एनर्जी दैट इज द बाहर फेंकेगा। काम तो यही कर रहा है। हम पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हें सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में नीट में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स्ड है, यहां से आना, रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आना, ठीक है। तो हम एक एक करके बिल्कुल इसका स्टेप बाय कॉन्सेप्ट इसका हम देखेंगे। तो हीट पंप क्या होती है, रेफ्रिजरेटर क्या होती है, या इसको हम हीट इंजन के फॉर्म में नाम ले रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। हीट पंप क्या होता है, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। और रेफ्रिजरेटर is basically a heat engine run in reverse direction। किस डायरेक्शन में काम करती है? रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली a heat engine run in reverse direction।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में 3 लोग है, एलिमेंट है जो काम कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं ना। कौन कौन से एलिमेंट है, कोई बता सकता है? 3 एलिमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। वो बेचारा जो रेफ्रिजरेटर है ना, वो 3 जगह से काम कर रहा है। कोई बता सकता है? इस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है उससे काम कर रहा है, और खुद भी तो काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा हार्ट, एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें खुद समझ में, हार्ट सबको खून दे दिया भैया, पंप कर दिया, तू ले भाई खून, तू ब्लड ले, तू ब्लड ले, ब्लड ले। हार्ट ही ब्लड नहीं ले रहा है तो वही गायब, तो सब गायब, सिस्टम ही गायब। वैसा ही पंप है, हीट पंप है। पीछे जो ही गोलका लगा हुआ था ना, ये वाला गोल वाला, ये सब अंदर का टेम्परेचर, अंदर का जो हीट है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीट निकालता है और बाहर फेंकता है। और किसके बाहर भी तो ऐसे तो वो लेगा नहीं, बाहर वाला जो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, आप अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो ना, तो इसीलिए बोला गया रिवर्स। लॉजिक समझ में आया? आप बाहर के टेम्परेचर को देखो कितना है, 30, अंदर का टेम्परेचर कितना है फ्रिज का, 1, 0, माइनस, मतलब इस टेम्परेचर से 1 डिग्री से आप 30 डिग्री पे काम करा रहे हो, उल्टा काम चल रहा है। यदि आप नॉर्मल छोड़ दोगे तो बाहर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और अंदर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंस होने के कारण हीट विल बी ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर, आराम से मूव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रिज में तो ऐसा होता नहीं है, वो क्या होता है, अगेंस्ट वर्क होता है, अगेंस्ट काम चलता है। इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा है इन रिवर्स डायरेक्शन। और मैंने बोला कि इसमें 3 एलिमेंट काम कर रहा है, अगेंस्ट द एनवायरमेंट चल रहा है, अंदर का फ्रिज का टेम्परेचर को कम किया जा रहा है, और खुद जो हीट पंप है ना, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो हम पूरे हीट इंजन में और जो पूरी रेफ्रिजरेटर है, इसको हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं बच्चे सोर्स, ठीक है। सोर्स हमेशा किसको रखना, बाहर के टेम्परेचर को, इन्वायरमेंट को रखना है। लॉजिक क्लियर है? और हमेशा सिंक, दिस वन इज व्हाट, सिंक, सिंक इज व्हाट, सिंक हमेशा, मैं आपके एक जस्ट ओनली फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए, मैं जस्ट केवल आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिंक का टेम्परेचर हमेशा कम रखना है, जिससे आपका ना नीट जेई का क्वेश्चन, क्योंकि आप नॉलेज लेने के लिए भी आए हो और साथ में सीखने के लिए भी आए हो, लेकिन आपको यहाँ पे टीचर नहीं बनना है। पहले आपको क्या बनना है, दैट इज द, पहले आपको नीट और जेई क्रैक करना है, फिर जाके आप टीचर बनना है। जितना एक्सपीरियंस करना है उतना एक्सपीरियंस आप गेन कर लेना है, ठीक है। तो सो लॉजिकली सिंक का टेम्परेचर बच्चे हमेशा कितना रखना है, कम रखना है, चाहे कितना भी कम रखो। दो सर, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने सिंक बनाया हुआ है, बाहर के टेम्परेचर को हमने सोर्स बनाया हुआ है, और इस सोर्स से सिंक के बीच में कोई कोई बैठ के काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, जो हीट पंप था ना। तो उसके लिए यहां पे नाम देते हैं जिसका नाम है वर्किंग रेजिस्टेंस, वर्किंग सोर्स, जो काम कर रहा है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं बच्चे, वर्किंग सोर्स, ठीक है। अब यही हीट पंप की तरह काम करेगा। एक काम कैसे करेगा उसको देखो, तुम बिल्कुल समझो, कॉपी में अभी मत लिखना, कुछ भी मत लिखो बच्चों, ठीक है। सोर्स की टेम्परेचर बताओ, हाई होती है या लो होती है, हाई, सबको पता है। देखना तुम कैसे ड्राइव करोगे इस फार्मूला को। सोर्स की टेम्परेचर हमेशा, सिंक की टेम्परेचर हमेशा लो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर की बात चल रही है। तो इसको हम T1 मान ले और इसको हम T2 मान लेते हैं। हीट पंप का यहां पे जो हम बीच में लगाए, इस हीट पंप का मेन काम क्या है, अंदर से हीट को निकालना और बाहर अगेंस्ट में फेंकना, यही है ना। तो सर यहां से हीट निकाला जा रहा है, जो हीट निकाला जा रहा है उसका नाम क्या दे देते हैं, Q2, है ना। लेकिन सर Q2 इतना आसानी से इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हाई बहुत ज्यादा है, वो नहीं जा सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट काम करना पड़ेगा बाहर के टेम्परेचर। बेचारा देखना कभी बल्ब समझे ना, फिलामेंट जलने लगता था ना। अभी दिल्ली में गर्मी के मौसम में क्या होता है, सब एसी फैन सब ऑन कर दिया है,
और वोल्टेज क्या हो जाती है, कम। और जब वोल्टेज कम होते तुम्हारा रेफ्रिजरेटर जल्दी ठंडा नहीं कर रहा होता है। तुम्हारा ये जो वॉशिंग मशीन है, गोल 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 घूमने के चक्कर में बेचारा उसका स्पीड दे आके देखना बहुत आराम से घूमता है ना। तो सो लॉजिकली वोल्टेज कम होते ही कहानी स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय फ्रिज भी आपका काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको, और बाहर का टेम्परेचर सर इतना ज़्यादा है गर्मी में, तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से एक किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, कौन से हीट के अगेंस्ट वर्क करेगा, Q1 के, है ना। तो इसको कितना काम करना पड़ेगा बच्चे, सर बाहर का हीट एनर्जी और अंदर के हीट एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो इसको काम करना पड़ेगा, इतना ही तो काम करना है। जितना ज्यादा हीट का डिफरेंस होगा बाहर का और अंदर का, उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब यदि मान लो कोई राजस्थान में कोई रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीद रखा है, तो वहां का फ्रिज 3 स्टार वाला काम करेगा, क्या बोले भैया हम नहीं करेंगे, हम 5 स्टार वाला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसको डबल गेट वाला चाहिए ना, डबल डोर। हाँ यस गुड। अब लॉजिक समझ में आ रहा है, रेफ्रिजरेटर में 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार का लॉजिक समझ में आ रहा है। मतलब बाहर का टेम्परेचर काफी हाई है, बाहर का हीट एनर्जी हाई है और अंदर का हीट एनर्जी बहुत कम है, तो भैया बहुत काम करना पड़ेगा। और ठंडा के मौसम में देखना आराम से फ्रिज को तुम एक पे भी छोड़ दोगे तो सब जमा उमा के दे देगा तुम। क्यों, बाहर का टेम्परेचर 6-7 है और अंदर का टेम्परेचर 1 है, 5 का डिफरेंस है। गर्मी में 40-50 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप सोचो हाउ मच द वर्क इज डन बाय दिस रेफ्रिजरेटर। तो सर ये वर्क कितना करेगा, हाउ मच दिस वर्क, Q1 माइनस Q2। लॉजिक समझ में आया। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज अ हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज बोलते हो देसी लैंग्वेज में। फ्रिज इज देसी लैंग्वेज, फ्रिज मतलब जमाना होता है, तो जमाने वाले यंत्र को हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। ठंड में वजन कम होगा, गर्मी में ज्यादा होगा। यस, अब कम क्यों होगा बताओ, क्योंकि टेम्परेचर बाहर कम होगा, इसलिए गर्मियां में। आप मुझे बताओ तुम कैसे पता लगाओगे कि हमको हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ना बहुत काम कर रहा है, कैसे पता लगाओगे, ऐसे पता लगाओगे ना, तुम लोग को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है ना, ऐसे नहीं बताते ना। और बताओ, और दिमाग लगाओ, तुम्हें कैसे लगेगा कि नहीं मेरा रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा मतलब, अच्छा पीछे ज्यादा हीट आएगी। रे पगलेट, ठंडे के मौसम में तुम्हारा बिजली बिल कितना आता है, अच्छा अब समझ में आया। अच्छा एसी का भी कितना बिल आता है, हाँ वो तो बात की बात है, हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। ठंडे के मौसम में फ्रिज का सॉरी पूरा आपका यूनिट कितना आता है, नॉर्मल देखा जाए 200 300 400 का बिल ऑन एवरेज एक नॉर्मल परिवार में आता है ठंडे का मौसम। गर्मी में 3000 5000, ये सब किसका खेल है, किसका खेल है, बाहर के हीट एनर्जी और टेम्परेचर का। और इन सब चीजों को ठीक करना है तो तुमको क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को। और जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो ऑटोमेटिक बाहर का टेम्परेचर, इसीलिए G20 हुआ है ना लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ, हाँ क्या 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 बोलना बच्चे, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका मेन रोल रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको ठंडे करने का, मतलब हीट एब्जॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा हो। कूलेंट आप पढ़ोगे बाद में, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। वो कूलेंट वो एक अलग चीज है। तो सो बाहर का टेम्परेचर ठंडे के मौसम में कम होता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर बड़ी आसानी से आपको ठंडा करके दे देता है बहुत कम टाइम इंटरवल में, क्योंकि वर्क डन कम करना पड़ता है। इसीलिए आपको गर्मी के मौसम में बोलते हैं मम्मी पापा रूम से बाहर जैसे निकलो पंखा बंद होनी चाहिए। उनको पता है कि अभी भी ठंडा में भी ये पंखा चला के सोता है और गर्मी में भी सोता है, लेकिन फ्रिज तो 24 घंटा चलता है, ठंडा हो या गर्मी हो, तो लोडवा तो उसी में पड़ेगा ना भाई, हाँ ठीक है। अब लोड पड़ेगा उस पर तो क्या होगा तुम्हें भी पता है ना। ज्यादा बिल अच्छे अच्छे से रिसिप्ट निकल के आएंगे 20 के, अच्छा 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 हीटर, हाँ तो क्या कर लो, अच्छा खटिया डाल लो, तो हमारा जो बच्चा सब बड़ा नमूना है ना, दिक्कत है। अच्छा कटिया क्या होता है,
अच्छा अच्छा, वो जो पहले चलता था, सॉरी, ये जो तार होता था उसमें ऐसे लग के इसमें ऐसे फंसा देते थे, है ना? हाँ यस सर, वो तार अपना हाँ, मतलब लीगल चोरी, मतलब तुम लाइव मेरे को लीगल चोरी करवा रहे हो। मतलब हम लोग चोरी भी करेंगे, लीगल चोरी करेंगे। बहुत चलता है सर ये। अच्छा, बहुत चलता है यूपी में, और देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, सोच लो। तो सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि लीगल चोरी हम कैसे करते हैं, ठीक है? सही है, बढ़िया है, ठीक है। तो हम इस इंजन का ना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हीट इंजन क्या होती है, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। डेरिवेशन भी आप करेंगे। अब कितना, मुझे बताओ, इस हीट इंजन का एफिशिएंसी बता सकते हैं? बिल्कुल। कितना एफिशिएंसी हो सकता है? कितना उसने काम किया, कितना उसने दिया गया, कितना उसने काम किया, एफिशिएंसी निकल जाएगी। सिंपल सी बात है। तो आप हेडिंग बनाइए। पहले इसको लिखिए। रेफ्रिजरेटर को जब आप खरीदने जाते हो, ठीक है, ये फोन मत करो यहाँ। हाँ, तो जब भी आप रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए जाते हो, तो रेफ्रिजरेटर वाले आप दुकानदार को क्या कहते हो? हाँ, क्या कहते हो? रेफ्रिजरेटर वाले शॉप वाले को आप क्या कहते हो कि भैया हमें कैसा रेफ्रिजरेटर चाहिए? अच्छी चाहिए, अच्छी क्वालिटी, अच्छा 5 स्टार चाहिए। अच्छा, आपको रेफ्रिजरेटर ऐसा चाहिए जिसका परफॉर्मेंस अच्छा, ठीक है? मतलब परफॉर्मेंस, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज गुड, देन इट इज अ गुड, मतलब अच्छी क्वालिटीज का होगा, कंपनीज का होगा, तो अच्छी कूलिंग, मतलब अदर जो है, जो फ्रीजिंग कैपेबिलिटीज है वो अच्छी होगी। तो हम पहले इसका परफॉर्मेंस निकालेंगे, ठीक है, कि परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बीटा के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस इसकी कॉफिशिएंट किस टर्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना इसने हीट निकाला, उस हीट को निकालने के लिए उसने कितना काम करना पड़ा। एक चीज बताओ, कुछ मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसको मतलब रट्टा मार के करो चीजों को, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझो। तुम यहाँ पे मान लो कोई खाता पीता है कोई? हाँ, नहीं है, कमी नहीं है, अभी कोई बोलना नहीं चाहता है। चलो, तुम्हारा नाम बताया जा रहा है जॉक्सन, है ना? सॉरी, जॉय किशन। हाँ, जॉय किशन, तुम्हारा नाम बताया जा रहा है, तुम पीने में बहुत वो हो, मिजाजी इंसान हो, है ना? कोई नहीं, तो हमें नाइट के टाइम में ना पार्टी करने का मन किया, 5-7 दोस्त आ गए, ठीक है, हमें पार्टी करनी है। घर वाले तो अलाउ करने से रहे, है ना? अब रात के बज चुकी है 12-1, है ना? आइस क्यूब भी चाहिए, अरे भाई पेप्सी में डालने के लिए, है ना? हाँ, कोक में डालने के लिए। अब आइस क्यूब चाहिए, अब कोक किस में मिलाना है मुझे नहीं पता है, ठीक है। चुप हो जा भाई, ठीक है। तो आइस क्यूब चाहिए, और दिल रहा कि भैया सामने कुछ चीज रखी होती है तो जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी सही है, यही है ना? सब्र नहीं होता है, वो ऐसी चीज है जिसका सब्र नहीं करते हैं, है ना? तो हमें भैया चाहिए क्या, आइस क्यूब तुरंत। अब तुरंत करने के लिए तुम क्या करते हो, फ्रिजवा के अंदर क्या होता है, टिन 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 टिन, हाँ जो, है ना,
मतलब रेगुलेटर, टेम्परेचर को कम करना, पूरा चैनल जाते हो। अरे भाई अभी देख तुझे मैं देता हूँ आइसक्रीम निकाल के देता हूँ, पूरा लेके ऑन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वो कितना देर में करेगा नहीं करेगा उसको भी नहीं पता, लेकिन चैनल ऐड देते हो पूरा। कोई फ्रीजर 5 मिनट में करके निकाल देता है, कोई 3 घंटे लगाता है, कोई 2 घंटे भी लगाता है ना। और हमेशा याद रखना जब जरूरत होती है तो जल्दी जमता भी नहीं है ना। जैसे मान लो किसी को बर्न हो गया, हमेशा आइस क्यूब लगाना पड़ता है, होता है ना। उस समय जाके देखना तुम्हारा आइस क्यूब नहीं मिलेगा फ्रिज के अंदर, है ना, ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लाओगे टूथपेस्ट ही लगाओगे, नहीं तो आलू को क्या करोगे, क्रश करके लगाओगे, यही होता है। तो वो कितने कम टाइम में कितनी अच्छी क्वालिटी दे रहा, ठीक है। मतलब उस बर्फ को जमाने के लिए जितना कम वर्क करे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जितनी वो फ्रीजर कम काम करेगी तो एनर्जी भी कम लेगी, मतलब आपका लोड भी इलेक्ट्रिसिटी का कम होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो जब भी परफॉर्मेंस निकालना हो किसी भी इंजन का, तो उससे निकाल क्या रहे हो, फ्रिज से निकाल क्या रहे हो तुम, हीट। कौन सा हीट, ए वाला हीट, यानी Q2 निकाल रहे हो। और इसके लिए तुम कितना काम कर रहे हो, वर्क डन, है ना। तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू W2 अपॉन क्या लिखोगे, वर्क डन, Q2 अपॉन वर्क डन। लॉजिक क्लियर है। इस हीट को निकालने के लिए कितना काम करना पड़ा, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जितना कम काम करना पड़ेगा उतनी अच्छी उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। लॉजिक क्लियर है। तो सर यहां पे लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, दिस इज कॉल्ड द बीटा। इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए। ये जो बीटा है वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक नोट पॉइंट पहले आप इसको लिखिए। तो आप बीटा की जगह यहां पे क्या लिख सकते हो, हीट एक्सट्रैक्टेड, दिस वन इज द हीट एक्सट्रैक्टेड Q2, और उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। ये भी आप, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लॉजिक, हाँ। No, here I will use the alpha, beta, because the alpha is used in, I will use in Carnot engine. You can use, this is not a patent thing कि मैं यही use करूँगा, A B C you can use it, this is not the patent. Heat extracted upon work done, heat extracted upon work done, ठीक है। लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक नोट पॉइंट लिखिए, लिखिए अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, a perfect refrigerator is one, a perfect refrigerator is one which transfer heat, which transfer heat from cold to hot body, which transfers heat from cold to hot bodies without doing work, without doing work। यदि मान लो काम ही बिल्कुल जीरो करें तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड द इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी इसको हम बोलते हैं। तो सो इफ W इज इक्वल टू 0 तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q2, है ना। मतलब बाहर मान लो कोई रसिया में रह रहा, सऊदी अरब, मतलब वहां पे क्या बोलते हैं, मॉस्को में रह रहा, जहां का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है ना। तो तुम एक चीज बताओ, वहां पे फ्रिज रखना और न रखना बराबर है ना।
तो सो वहाँ पे फ्रिज को काम करना पड़ेगा, बोलेगा कि भैया ना, वहाँ पे हीटर को काम करना पड़ेगा। तो इन दैट केस यू कैन से दैट इज द वर्क डन इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको मान लो पता है कि पानी फ्रीज कब करती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मॉस्को वगैरह जो कंट्री है वहाँ पे देखो यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ पे पानी जमाने के लिए तुम्हें फ्रिज का यूज़ नहीं करना, बाहर का भी जितना टेम्परेचर अंदर भी उतना ही टेम्परेचर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चे, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज पॉसिबल, जब ये पॉसिबल तब है जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम है और अंदर का भी टेम्परेचर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रखे हो, मेंटेन कर रखे हो, तो उस कंडीशंस में यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। लॉजिक क्लियर है, ये याद रखना। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिखिए, हो गया? लिखिए, कार्नोट इंजन। एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, कार्नोट इंजन को। लिखिए, देखो वहां पे कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आप सिलेबस में उतना पहले जितना रहा नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो जो भी आपके पास हीट है ना, Q1 और Q2 को कार्नोट रेफ्रिजरेटर में Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 परफॉर्मेंस के टर्म में आप ले सकते हो। तो आप लिखिए कार्नोट इंजन्स में, तो एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाल ले पहले। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा बताओ? कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ, बताया था ना बीच में अभी कि एफिशिएंसी भी निकालेंगे। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा? इफिशियंसी कितना वर्क किया, कितना हीट के लिए, है ना, Q यानी W अपॉन Q1, है ना। तो सो इसको आप मिटाइए, लिखिए इफिशियंसी, इफिशियंसी को बच्चे अल्फा बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसने कितना काम किया, ठीक है। तो इफिशियंसी जो भी आपने किसके अगेंस्ट किया था, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट किया था, तो सो इफिशियंसी यानी अल्फा इज इक्वल टू, यू कैन राइट W अपॉन Q1, ठीक है। तो सो यू कैन राइट W इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन राइट Q1 minus Q2 upon Q1, you can write 1 minus Q2 upon Q1. This is called the efficiency of Carnot refrigerator, A minus, ठीक है। तो सो लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो बोलो, कौन, सॉरी, ठीक है। अभी मैंने बोला कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, यू कैन राइट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। तो दिस वन कैन बी रिटेन फॉर द व्हाट, कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है।
ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स के लिए वी कैन यूज इट. तो सो यू कैन यूज दिस इन फॉर्मूला आल्सो. अल्फा इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1 माइनस T1 अपॉन T2. बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत? तो एनीबॉडी मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, एक मुझे बताओ, आप लोग बताओ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स. कोई रिलेशन मुझे बता सकता है तो बता दे. यानी बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा? बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 लिखते हो ना. अब उसी को चेंज करके बताओ. कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो. 1 अपॉन इफिशियंसी के टर्म में आप ले सकते हो ना, इसको चेंज कर सकते हो ना, इस वाले को टर्म को भी चेंज कर सकते हो. 1 अपॉन इफिशियंसी ले लो तो Q1 अपॉन क्या हो जाएगा? करके देखो, आएगा. करो. हर चीज़ एक्सपेक्ट करोगे तो तुम हाथ नहीं चलाओगे. मैथमेटिकल टूल्स का यूज करो और रिलेशन बताओ अल्फा और बीटा के टर्म में. किसका? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इसके बीच में रिलेशन बताना है. अल्फा एंड बीटा के टर्म के बीच में रिलेशन. कहीं कहीं पे अल्फा की जगह ईटा भी लिखा हो तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, इफिशियंसी के टर्म में होता है तो उससे डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, हम आपको लिख दे या बताए? कर लोगे? चलो मैं एक रिलेशन लिख के दिखाता हूँ. बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 माइनस that is the alpha upon alpha. This is the relation between the coefficient of performance and efficiency of the what? Refrigerator. ठीक है, लॉजिक क्लियर है? डाउट है किसी को? नहीं है ना? तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब उठाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर्स फिनिश्ड हो गई है. ठीक है, हाँ बोला बोला, क्या क्या बच गई बताओ. अब इसके रिलेटेड इसके कुछ कॉन्सेप्ट ना हीट एंड कैलोरीमेट्री में भी है. तो अभी हम हीट कैलोरीमेट्री तो कराए नहीं अभी. ठीक है, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें उठ के आएगी, तो उसके लिए घबराओ नहीं. ठीक है, अब तुम जब क्वेश्चन करोगे भी ना नीट जेईई एडवांस का, तो तुम देखना अभी कितना स्ट्रांगली उसको टैकल कर पाओ. अभी मैं कराता हूँ. इसको लिख लो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. मैंने आपको कल क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ भेजे थे, भेजे थे ना? अब उस ग्रुप चेंज हो गई है क्या? नहीं सर, सेम ही है, बस नाम बदल दिया. अच्छा, अब नीट 2024 है ना? हैप्पी बर्थडे है. अच्छा, हैप्पी. अब 20 और क्या बोलते हैं, ध्वनि के मोहिनी की जगह ध्वनि हो गए थे. सर ने पहले दोनों को बोल दिया, फिर पता चला कि ध्वनि का तो बर्थडे था ही नहीं. अच्छा, उनकी मम्मी जी ने मैसेज किया था ना? तो सर कहते हैं भाई. अच्छा, भारी मिस्टेक हुई है. कोई बात नहीं, कभी कभी मना लो, क्या दिक्कत है ना? चलिए, we will start with the questions. सारा प्रोसेस कंप्लीट है ना? चलिए,
लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, an ideal an ideal gas an ideal gas is taken through a cyclic thermodynamical process through four step of heat involved through four step four step हाँ STEPS steps full stop. The amount of heat involved in these steps are Q1 is equal to R Q1 is equal to 5960 जूल प्लस साइन है। Q2 इज इक्वल टू माइनस 5585 जूल है। Q3 इज इक्वल टू माइनस 2980 जूल है, ठीक है। एंड द Q4 चार स्टेप में किया दिया गया ना, 3645 जूल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रिस्पेक्टिवली, ये चार एनर्जी का वैल्यू गिवन है, हीट एनर्जी का रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। द corresponding work involved are W is equal to 2200 joule, W2 is equal to minus 825 joule, W3 यानी वर्क डन 3 is equal to minus 1100 joule, W4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन है, ये नहीं पता है हमें कितना है, आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q4, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q4। कहाँ दे रखा है? W4 का क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ये W4 है, वो हीट है। सॉरी भाई, हमारा दिमागवा कहीं उड़ गया लग रहा है ना। चल, W4 एंड व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ठीक है। साइकिल की इफिशिएंसी कितनी है बता दो। मेरा इस क्वेश्चन के पीछे बस मकसद इतना है कि इफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द इफिशिएंसी, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। आप मुझे बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, और बहुत सारी चीजें ना क्लियर होगी बाय द यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए बताइए। आया किसी का आंसर?
कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, आपसे यदि मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, क्या आंसर दोगे आप? मतलब जहां से आप स्टार्ट किया था वहीं पे फिर पहुंच जाना। मुझे एक चीज बताओ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ पोडियम पे, मैं चल रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ, यहाँ आ गया, जहाँ से चला था वहाँ पे आ गया। मैं मतलब मैं जितना चला था उतना ही फिर से पोजीशन पे आ गया, सेम पोजीशन का मतलब मेरा एनर्जी जितना पहले था इंटरनल उतना ही अभी है। तो हमारी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेज आई? नहीं आई ना? ये सब डाटा आपने लिख लिया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप पहुंच गए, जितनी आपकी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी फाइनल स्टेज पे इंटरनल एनर्जी। तो इसके अंदर U1 इज इक्वल टू क्या है बच्चे? U2। तो डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, है ना? तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसमें क्या कहते हो कि जो भी आप सिस्टम को हीट देते हो या तो किस में कन्वर्ट करती है? हाँ, डेल्टा U प्लस वर्क डन, इसी में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये तो क्या है? 0। तो जो भी सिस्टम को हीट दोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन में। तो नेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। क्या यहां से आपको W4 नहीं निकल जाएगी? ओ माय गॉड, हमको थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तो आता ही नहीं। जल्दी बताओ कितना आया फटाफट से। कितना आई इसके? कितना आया? हाँ जी, कैसे सो के आए नहीं हो क्या? आए हो ना? अभी सोना नहीं है ना? वैल्यू बताओ कितना आया? क्यू की वैल्यू कितनी आई? कितनी लेजी कैलकुलेशन। वन 1040, गुड, सही है। जो टोटल हीट है आपके पास 1040 और उसके वर्क डन के इक्विवेलेंट होगी, और वो उसके वर्क डन कितनी दे रखी है? हाउ मच द वर्क डन इज गिवन? ऐड करो तो कितना आएगा? 275 प्लस W4 यानी वर्क डन 4। तो यू विल राइट 1040 is equal to 275 plus W4 and you can write W4 is equal to 1040 minus 275. So you can write how much? That can be written as the 765 जूल। ठीक है, ये W4 आ गई, हो गई। और आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ दैट इंजन, साइक्लिक प्रोसेस का इफिशियंसी कितना है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? कितना आपने नेट वर्क डन किया, कितना हीट लेके, यही हो गई। तो सो यहां से इफिशियंसी इज इक्वल टू नेट वर्क
नेटवर्क अपॉन यहाँ पे जो टोटल नेटवर्क इनपुट हीट, आपने हीट कितना दिया है, यानी इनपुट हीट तो नेटवर्क डन कितना होगा, जितना उसको हीट मिला, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आई है बच्चे, और कितना हीट आपने सिस्टम को दिया था, कि कौन प्लस वाला साइन है, देखो इसमें हीट कितना सिस्टम को दिया है, Q1 प्लस Q4, दोनों प्लस साइन है ना, नहीं सर Q1 प्लस Q4 है, तो सो यहाँ पे Q1 प्लस Q4, डेल्टा Q की वैल्यू अभी कितनी आई है 1040 आई है ना वैल्यू, वो तो W4 की वैल्यू है, तो Q1 प्लस Q4 यहाँ पे कितनी आएगी बताओ जल्दी से, दोनों को ऐड करने के बाद Q1 प्लस Q4 9605, अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1082 आएगा, और इसको परसेंटेज में बताना है तो कितना आएगा 10.82%। दिस इज द एफिशिएंसी, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट साइक्लिक प्रोसेस। तो तुम्हें इस क्वेश्चन से दो चीज समझ में आई, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, जो आपने वर्क किया है, जीरो होती है, होती नहीं है भाई, पहले ही सोच में पड़ जाती है। Q1 और Q2 सॉरी U1 एंड U2 सेम है, तो U1 और U2 यदि सेम है तो उसका जो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, तो जितना भी आप सिस्टम को हीट दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिस्टम को कितना आपने हीट दिया था 9605, आपने इतना हीट दिया, और इसी का इसका किस में कन्वर्ट हुआ, उसके वर्क डन में, तो वर्क डन कितनी आई टोटल थी 1040, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू जो भी आपने सिस्टम को दिया इज इक्वल टू कितना, आपने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, तो यही तो आपने वर्क डन लिखा 1040, और कितना आपने सिस्टम को हीट दिया था, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन। लॉजिक क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, ऐसे 7-8 क्वेश्चन कर लोगे ना तुम्हारा दिमाग ना फ्रेश अप हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन करना सीख जाओगे, ठीक है। चलो एक और, नेट हीट सप्लाई कितना दिया था, दोनों प्लस वाला है, यदि माइनस दे देंगे तो आपने हीट तो सिस्टम से निकाल दिया, जब भी किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो प्लस साइन लेते हैं, और वहां से सिस्टम से हीट निकालते तो कौन सा साइन लेते हैं, माइनस, एडअप करोगे सिस्टम को हीट तो क्या करोगे, प्लस साइन यूज करोगे, और वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे तो कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस साइन यूज करोगे, ठीक है, लॉजिक क्लियर है। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एटोमिसिटी वगैरह तुम लोगों को कितना आया नहीं आया, ठीक है। चलो लिखिए, थोड़ा केमिस्ट्री का भी इसमें कॉन्सेप्ट ऐड होगा, ठीक है, लिखिए, एन आइडियल गैस whose an ideal gas whose adiabatic exponent is equal to gamma is expanded to that the amount of heat transferred to the gas
equal to the gas equal to the decrease of internal energy फाइंड द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मैं चाहता हूं कि इसको करो, यदि कुछ केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटीज वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से। अभी मैं यदि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से समझना है कॉन्सेप्ट है, इलस्ट्रेशन टाइप का ये चीज़ है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहला है बच्चे फाइंड द, पहले क्वेश्चन को समझना है, द मोलर हीट कैपेसिटी, the molar heat capacity of the gas in this process. ठीक है। सेकेंड, the equation of the process, the equation of the process in the variable T and V, and इसका थर्ड पोर्शन है the work performed by 1 mole of the gas when its volume increases eta times if the initial temperature of gas is T नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ यू हैव टू यूज द फिजिक्स, ठीक है, और देन अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझो, पहले लिख लो आप क्वेश्चन को, फिर हम इसको समझाते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस इज टी नॉट, ठीक है, इज टी नॉट। जाना है क्या? दूसरी क्लास है, ठीक है, दूसरी जगह मैं ले लूँगा। 12 बजे तक मेरी क्लास है, 1 बजे तक। हाँ, कोई बात नहीं है, दूसरी जगह ले लेंगे। इसी के ऊपर है, कहीं जाना नहीं। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, ठीक है। टाइम है ना हमारे पास? 2 मिनट और 2 मिनट में तो ये होगा ही नहीं, ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस लिख लिया है ना सबने? हाँ हाँ, 5 मिनट में कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, एन आइडियल गैस हुज एडियाबैटिक एक्सपोनेंट इज इक्वल टू गामा। हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं गिवन है कि दिस गैस इज द मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक कोई भी गैस है जिसकी एडियाबैटिक एक्सपोनेंट जो है ना इक्वल टू गामा है, is expanded to the amount of heat transferred to the gas equal to the decrease in the internal energy, ठीक है। मतलब ये है कि इस सिस्टम से जो भी आपने हीट ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर करने का मतलब है वहां से आपने हीट को निकाला है, तभी उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? कम।
लॉजिक क्लियर है? मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी यदि कम हुई है तो 100% कंफर्म है कि वहां से हीट को निकाला गया होगा। लॉजिक क्लियर है? यानी एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज व्हाट। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी गैस की कितनी होगी, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड है द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस इन द वेरिएबल ऑफ द टी एंड वी। टी और वी के टर्म में तुम्हें इक्वेशन ड्राइव करके देना है, जो कि मैंने आपको क्लास में करा दिया है। ठीक है, टी और वी के टर्म में। थर्ड क्वेश्चन है द वर्क परफॉर्म बाय 1 मोल ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम इज, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीजेज n टाइम्स द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है थोड़ा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो। चेंज इन, इसका इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया है, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q1 सॉरी, जो भी इसका डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा इज इक्वल टू U2 माइनस U1, यही है ना, U2 माइनस U1। तो मुझे एक चीज बताओ, और इसी का इक्विवेलेंट क्या, डिक्रीज इन उसका जो हीट ट्रांसफर किया, यहां से हीट निकाला है, तो निकालने के लिए हीट, जब किसी भी सिस्टम से जब आप हीट निकालते हो तो माइनस साइन या प्लस साइन लेते हो, माइनस साइन लेते हो। तो सर जो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U लिखोगे ना, तो सो माइनस ऑफ U2 माइनस ऑफ U1, दिस वन इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी गेट डिक्रीजेस। तो यहां से जो भी आपकी जो हीट चेंजेज आती है, जो भी आपकी हीट चेंजेज आती है, एक फार्मूला आपको केमिस्ट्री वाले सर ने कराया होगा, कराया है कि नहीं कराया, नहीं, अच्छा फार्मूला हम लिखे बता दोगे। सिस्टम को Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स R गामा माइनस 1, ये फार्मूला कराया गया, अच्छा केमिस्ट्री वाले सर आपको कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे nRT, ठीक है, ये फार्मूला nRT अपॉन गामा माइनस 1। अब यहाँ से आप सिस्टम में आप डाल दो, दैट इज द हीट, मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, C अपॉन दैट इज द, जो भी इसका टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला आएगा, दैट इज द फॉर द 1 मोल के लिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी, यानी C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, दिस वन इज नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। यदि नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 3 तरह की हीट कैपेसिटीज होती है। एक कैपेसिटीज कौन होती है, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड हीट कैपेसिटी कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटीज। ठीक है, और थर्ड होती है हीट कैपेसिटीज। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटीज का मतलब होता है नंबर मोल्स, कितना एनर्जी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा पर मास निकालते हो, और हीट कैपेसिटी पूरे सिस्टम की हीट एनर्जी होती है। ये आपको हीट थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, हीट एंड कैलोरीमेट्री में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी पूछा था मैंने 1 मोल्स के लिए, तो हीट कैपेसिटी हमेशा याद रखना, जो फार्मूला होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, दैट इज द चेंज इन हीट या चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टाइम, सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, तो पर यूनिट टेम्परेचर जब भी निकालते हो तो क्या करोगे, फॉर 1 मोल के लिए यानी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T लिखोगे ना, या T लिख दोगे डायरेक्ट, यहां से आपको काम करना है, तो यू विल यूज दिस T, तो सो Q कितना आएगा, nRT अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, और n 1 मोल के लिए लिया था तो क्या होगा, R अपॉन गामा माइनस 1, दिस वन इज नोन एज द मोलर हीट कैपेसिटीज। लॉजिक क्लियर है, ऐसे मैंने बताना था। इसका सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट आपके पास उसके टर्म में मैंने आपको बता दिया था, टी और बी के टर्म में मैंने कल ड्राइव कराया था ना क्लास में क्वेश्चंस। ये मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का डेरिवेशन है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जो सेकेंड वाला पार्ट का आंसर है। थर्ड मैंने क्या बोला था,
the work performed by 1 mole of the gas when its volume increases n time of the initial temperature of the gas with the T naught. चलो तो इसका मैं डेरिवेशन है, फुल डेरिवेशन है क्योंकि इसमें लगेगा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसको कवर अप कर लूँगा, ठीक है। बाकी अभी दूसरे वाले रूम में भी आपकी क्लासेस होंगे, उसमें आप चलेंगे, ठीक है। एक बार सर को, ठीक है, लॉजिक क्लियर है। हाँ नेक्स्ट